पहली यूनिट है वो है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत बल और क्षेत्र, ये हमारी पहली यूनिट है जो कक्षा 12वीं के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली क्लास, और पहली क्लास का हमारा पहला चैप्टर है विद्युत। देखिए पहला चैप्टर है विद्युत। स्थिर विद्युत में डिफाइन और सिलेबस के आधार पर ये सब चीजें डिक्लेयर की गई हैं या बेसिक छोटी छोटी चीजों के हिसाब से बताया गया है कि विद्युत क्या है, विद्युत कितने प्रकार की होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती। इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और समझना है। देखिए जैसा कि परिभाषा में लिखा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, वह विद्युत कहलाता है। देखिए हमने कई बार देखा है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है या विद्युत होता है तो उनमें अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता होती है। सबसे छोटा और सबसे सरल एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो कई बार हमने इस प्रकार के पेन से अपने बालों में रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को इन्हें खींचने या इन्हें आकर्षित करते हुए देखा है। कहने का मतलब या फिर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक विद्युत प्रभाव है या इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है। अब विद्युत भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा स्थिर विद्युत। देखिए स्थिर विद्युत क्या होता है इसके लिए हम आगे समझेंगे। दूसरी चीज है गतिक विद्युत। गतिक विद्युत, स्थिर विद्युत के लिए इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और गतिक विद्युत के लिए इंग्लिश में इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज बदले ना, जो अपनी जगह पर स्थिर है, जिसमें की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और डायनामेटिक का मतलब होता है जो गतिशील है, लगातार अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, वो कहलाता है गतिक। या फिर हम बोले इसके लिए गतिक विद्युत के लिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक। यह दो प्रकार की है, पहला है स्थिर विद्युत और दूसरी है गतिक विद्युत। अब हम स्थिर विद्युत को समझते हैं, स्थिर विद्युत क्या है और गतिक विद्युत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विद्युत। इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा के अनुसार इसमें लिखा है, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है तथा इसे प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ये इसका मुख्य गुण है कि इसे प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। स्थिर विद्युत का यह प्रमुख गुण है। जैसे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के लिए हम जो चीज पढ़ रहे हैं तो हमने सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखा है कि घर्षण विद्युत हमने छोटी क्लासों में या फिर आज भी हम इसको करके देख सकते हैं कि पेन के लिए अगर हम अपने बालों पर रगड़ें और छोटे कागज के टुकड़े को खींचें तो इसको खींच सकते हैं। लेकिन ये खींचने की स्थिति या ये गुण आता कहां से है? ये गुण आता है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण कोई भी वस्तु अपने आप में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है हम इसके लिए आगे पढ़ेंगे कि आखिर आवेशों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। देखिए घर्षण विद्युत के लिए स्थिर विद्युत क्यों कहा जाता है, ये एक मुख्य चीज है। सबसे पहले और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसको समझें। इसमें लिखा है स्थिर आवेशों का अध्ययन। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु कहीं रगड़ें तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे कि हम एक कांच की छड़ के लिए किसी कपड़े पर या किसी अन्य चीज पर रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ होती है, जैसे हम कांच की छड़ को लेके चलें तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और यदि इसमें कंबल पे अगर हम इसको रगड़ते हैं तो यह ऋणावेशित हो जाता है।
कांच की छड़ धनावेशित होती है और कंबल ऋणावेशित होता है। तो देख सकते हैं हम कि आपने कभी इस कांच की छड़ से इसके जो चार्ज है आवेश को, विद्युत को किसी उपयोग होते हुए देखा है, या इसको तुम कहीं एक स्थिति से दूसरी स्थिति या एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं? हम नहीं ले जा सकते। इसका कारण यह है क्योंकि यह अपने आप में एक स्थिर विद्युत है जिसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या ऐसी ऊर्जा या ऐसी विद्युत ऊर्जा जिसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की विद्युत के लिए हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? घर्षण विद्युत का। दूसरी चीज अब हम देखते हैं गतिक विद्युत। अच्छा, पहले हम स्थिर विद्युत में थोड़ी सी चर्चा और कर लें। क्या आप अगर कांच की छड़ को रगड़ते हैं और इसके धनावेश के लिए या इसका उपयोग आपके लिए किसी दूसरी जगह पर करना है, तो क्या इसके लिए तार के माध्यम से इसका प्रवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्थिर विद्युत की एक विशेषता होती है कि इसका आवेश या ऊर्जा इसकी बहुत कम होती है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि किसी चालक के द्वारा इसको प्रवाहित किया जा सके। दूसरी चीज कि घर्षण विद्युत धातु या अधातु किसी में भी घर्षण के कारण उत्पन्न की जा सकती। ये किस प्रकार की विद्युत होगी? स्थिर विद्युत होगी। अब हम आते हैं गतिक विद्युत। इसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इस विद्युत को चालक के माध्यम मतलब किसी चालक तार या चालक धातु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित किया जा सकता है। ऐसी विद्युत गतिक विद्युत कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है घरेलू विद्युत। जैसे कि घरेलू या हमारे घरों में जो तार के माध्यम से, केबल के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के लिए हम गतिक विद्युत कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी ऊर्जा कहीं और जनरेट होती है और हमारे पास में इन चालक वस्तुओं या चालक धातु के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जैसे कि आशा करता हूं कि ये दो चीजें समझ में आई होंगी कि स्थिर विद्युत क्या है और गतिक विद्युत क्या है। गतिक विद्युत की विशेषता यही है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग की जा सकती है। आगे देखेंगे हम आवेशों के प्रकार। विद्युत को समझने से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि धनावेशित और ऋणावेशित तो होती हैं, लेकिन ये क्यों होती हैं? अगर कोई वस्तु रगड़ी जाती है तो एक वस्तु धनावेशित होती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित होती है। तो इसके लिए आवेशों के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक आवेश धनावेशित होता है और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश के लिए धन से और ऋणावेश के लिए ऋण से व्यक्त किया जाता है। इसके लिए समझने के लिए हम एक बार फिर उन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे ताकि हमें कोई भी चीज अच्छे से समझ में आ सके। जब हम किसी भी वस्तु या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा प्लस और माइनस चार्ज हमने देखे हैं। अब इन दोनों को चार्ज अलग अलग क्यों व्यक्त किया गया है? इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि अगर ये समान आवेश के होते हैं तो इनमें तो प्रतिकर्षण होता है, जबकि यह विपरीत आवेश वाले आकर्षित होते हैं। इसका कारण है कि इनमें अपने आप में एक आवेश और विशेष गुण के कारण होता है। आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। धनावेश कहाँ उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि ऋणावेश जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। आवेश की पहचान के लिए हर स्थिति में इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों स्थिति में जिम्मेदार है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर आवेश बनते कैसे हैं? ये धनावेश कहाँ होगा और ऋणावेश कहाँ होगा? तो इसके लिए भी अपनी क्लास की सिलेबस में या 12th क्लास के सिलेबस में ये चीज अलग से मेंशन की गई है, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए हम
पढ़ेंगे। और जहां समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाली क्लासें लाइव होंगी और लाइव आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये जो चित्र है इसमें एक उदासीन परमाणु है। सबसे पहले तो हेडिंग है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए जिम्मेदार हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, शुरुआत बेसिक से समझेंगे। जैसे कि हम एक कोई परमाणु लेके चलते हैं जिसके लिए हम बोलेंगे उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु से तात्पर्य है ना ही उस पर धन है और ना ही ऋण है। ऐसी स्थिति में इस परमाणु के लिए हम बोलेंगे उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु की एक विशेषता होती है, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा है, जब पदार्थ की संरचना की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, परमाणुओं में बहुत विभक्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से। तो हम जो चीज पढ़ चुके हैं वो मुख्य रूप से हमने देखी है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो यह परमाणु उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। अब आते हैं हम इनके धनावेशित और ऋणावेशित होने का कारण देखने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे धनावेशित परमाणु। धनावेशित परमाणु कब होगा? जैसे मान के चलें कोई एक छड़ है, ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ के लिए अगर हम बार बार किसी चीज पर रगड़ें या घिसें, घर्षण दें, तो घर्षण देने के कारण इसके कांच के किसी भी परमाणु में के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जब यह इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके साथ में जो वस्तु साथ में रगड़ी जाएगी उसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर लिए जाएंगे। जो वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब किसी अणु या किसी परमाणु को रगड़ा जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। ये जरूर समझें, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। अभी ये दोनों बराबर थे। जब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो धनावेशित माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ चुकी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है। देखिए, इसमें सिंबल भी है कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। अब होता क्या है कि कोई ऐसा दूसरा परमाणु, किसी भी दूसरी धातु या धातु का ऐसा परमाणु जो इनसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसके लिए ग्रहण करेगा। कोई तो एक ऐसा परमाणु होगा जो इसको ग्रहण कर लेगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला जाए, देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, इसके लिए हमने इस सिंबल से प्रदर्शित किया है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित माने जाते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं जबकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी वह ऋणावेशित हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वह धनावेशित हो जाएगा। यही आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत है। आवेश से तात्पर्य है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद परमाणु में जो आवेश या जो विद्युत उत्पन्न होता है वह आवेश कहलाता है। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि यह बहुत छोटी क्लास है, आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि आवेश क्या होता है,
और विद्युत क्या होता है, धनावेश ऋणावेश, ये दोनों चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर पूछें कि कहाँ समझ में नहीं आया। कोशिश करूंगा कि अगली बार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, और इसके लिए कुछ समय के बाद पूरी यूनिट का लगभग 4-5 चैप्टर से छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।